अमेरिकन जो कोल्ड वॉर के प्लानर्स थे उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और बहुत फेमस एक स्ट्रेटेजिस्ट थे हरमन खान। उनका मानना ये था कि द लिविंग विल एनवी द डेड। इसका मतलब ये है कि जो लोग बच जाएंगे न्यूक्लियर वॉर में वो कहेंगे कि काश हम मर जाते, क्योंकि जो ज़िंदगी है न्यूक्लियर वॉर के बाद वो बहुत ज़्यादा बेहानक है। बहुत कसीर राय है तमाम एक्सपर्ट्स की दुनिया में कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करता है, और इसके साथ साथ इजराइल की जो पॉलिसी ऑफिशियली वो ये है कि इजराइल कहता है कि वी हैव न्यूक्लियर कैपेसिटी, वी नाइदर कंफर्म कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और ना कि हम डिनाई करते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तारीख़ में काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिससे ये आइडिया काफ़ी मुस्तहकम होता रहा है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। उसमें 1979 में एक इंसिडेंट था जिसे कहते हैं वेला इंसिडेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्पाई सैटेलाइट थी जिसने एक फ्लैश कैप्चर किया, जो कि बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये ओपिनियन था कि ये एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका और इजराइल ने मिल के किया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्पाई सैटेलाइट थी जिसने एक फ्लैश कैप्चर किया, जो कि बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये ओपिनियन था कि ये एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका और इजराइल ने मिल के किया है। सैटेलाइट ने जो है कैप्चर किया है, लेकिन अब जो डीक्लासिफाइड मटीरियल है उससे हमें ये पता चलता है कि दर हकीकत यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मानती थी कि उन्होंने इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, लेकिन अगर यूएस एक्सेप्ट कर देता कि इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है तो उससे जो बाकी रीजन में कंट्रीज़ हैं उसके साथ जो फॉरेन पॉलिसी के साथ ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। तो इसलिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कवर अप किया, लेकिन मानना ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल मौजूद हैं। इसके साथ साथ 86 में एक और वाक़या हुआ। इजरायली एक न्यूक्लियर टेक्नीशियन थे मॉर्डकाई वनूनू, उन्होंने 1986 में ब्रिटिश मैगज़ीन को इंफॉर्मेशन दी, तस्वीरें दी, जिससे ये साबित हुआ कि इजराइल का जो डायमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो इजराइल कहता था कि ये सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, उधर हकीकत वेपन्स बना रहा है, और ख़ास तौर पे जो प्लूटोनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, दर हकीकत डायमोना में प्लूटोनियम भी प्रोड्यूस होता है। बहुत हद तक हम गारंटी से नहीं कह सकते कि इजराइल के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कितने वॉरहेड्स हैं, लेकिन जो ओपन सोर्स एस्टिमेट है जो साइंटिस्ट का है बेस्ड अपॉन कि डायमोना न्यूक्लियर रिएक्टर कब बना और आज तक कितने अरसे वो चलता रहा है, तो बहुत वेरिएंस है कि कितने इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि समवेयर फ्रॉम 80 to 300 न्यूक्लियर वेपन्स के इक्विवेलेंट इजराइल के पास जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है। अब वो जो न्यूक्लियर फ्यूल है, क्या तमाम को इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट किया है कि नहीं किया, ये कहना मुश्किल है। इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है कि वेपन तो आपने बना लिया न्यूक्लियर फ्यूल से लेके, लेकिन क्या आपके पास सलाहियत है वो वेपन को इस्तेमाल करने की, उसके लिए ज़रूरी होता है जिसे कहते हैं डिलीवरी मीन्स। डिलीवरी मीन्स का मतलब होता है कि आपके कैसे कौन से ऐसे वसाइल हैं जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर एटमी जंग जो है वो मुसल्लत कर सकता है या एटमी अटैक कर सकता है। तो इजराइल के पास उसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, तीनों ऐसी फोर्सेस हैं। ख़ास तौर पे उनके पास एयर फोर्स है जिसमें F-16s हैं, F-15s हैं, बिकॉज एयरक्राफ्ट मैन्यूवरेबल हैं, वो एनिमी टेरिटरी के अंदर जा सकते हैं, तो उससे भी इजराइल की कैपेबिलिटी जो है वो लॉन्ग रेंज अटैक्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ सबमरीन्स हैं इजराइल के पास, और वो जो सबमरीन्स हैं उसमें भी इजराइल के पास सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं। सबमरीन्स के साथ देन अगेन मैन्यूवरेबल वॉरहेड जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सबमरीन जो हैं वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। ख़ास तौर पर इजराइल का जो भी रिसेंट उन्होंने जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, तो इजराइल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अब हमारे पास वो सलाहियत है कि हम पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वेपन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं। दो उन्होंने रेंज एग्जैक्ट बताई नहीं है। ईरान नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। अकॉर्डिंग टू एनपीटी ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता था। इजराइल ने कभी एनपीटी साइन नहीं किया, इसके साथ साथ इंडिया ने भी कभी एनपीटी साइन नहीं किया, और पाकिस्तान ने भी कभी एनपीटी साइन नहीं किया। तो ये तीनों मुल्क जो हैं इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी से कहा जाता है बुनियादी वो बैनुल-अक़वामी कानून का सतून है जिसके ऊपर क्या एक रियासत के न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड हकूक़ व फ़राइज़ होते हैं, वो उसका तयन होता है।
लेकिन 2003 में ईरान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि ख़ास तौर पे कुछ ईरानियन डिसिडेंट्स थे जो ईरान से बाहर रहते थे, उन्होंने ये बताया कि ईरान दर हकीकत अपनी NPT की ट्रीटी की वायलेशन कर रहा है और ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ पिछली 2 दहाइयों में ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खोले और IAEA के इंस्पेक्टर्स को आने दे। तो राइट नाउ ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन ईरान के पास मास्टरी है ऑफ द इंटायर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, जिससे ईरान न्यूक्लियर मटीरियल बना सकता है, जिसके से आखिरकार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स का हसूल आ सकता है। ईरान की खासतौर पे पार्चिन की मिलिट्री फैसिलिटी है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वहाँ पे ईरान ने ऐसे टेस्ट किए हैं जिससे ईरान फ्यूचर में अपनी अगर न्यूक्लियर फ्यूल को लेके वेपन बनाना चाहे तो ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करने से पहले और न्यूक्लियर वेपन बनाने से पहले NPT से निकलना पड़ेगा, और वो निकलने के लिए ईरान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ये जो 3 महीने का टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस देता है तो उससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी विल जंप इनटू द मैटर एंड विल ट्राई टू मेक इट सो दैट ईरान कैन नॉट मेक अ न्यूक्लियर वेपन डिवाइस। और इसके साथ साथ ईरान का पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सब्सटैंटिव बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, क्रूज मिसाइल्स भी हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। और न्यूक्लियर वेपन ना भी लॉन्च करे ईरान, तो ईरान के पास काफ़ी डिटरेंस कैपेबिलिटी है कि वो उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके अपने जो रीजनल राइवल्स हैं उनको डरा सकता है। 2 तरीके हैं जिससे एक मुल्क न्यूक्लियर फ्यूल हासिल कर सकता है, जिससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। एक है यूरेनियम रूट और दूसरा होता है प्लूटोनियम रूट। प्लूटोनियम रूट के लिए आपको एक वो टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ती है जिसे कहते हैं रीप्रोसेसिंग, और यूरेनियम रूट के लिए आपको इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ती है। तो कहा यह गया है कि ईरान के जो शुरू का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसमें जो इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं से AQ खान नेटवर्क से ईरान को मौसूल हुई थी। 2 पाकिस्तान इस चीज़ की तरदीद करता है, और पाकिस्तान का मानना ये है कि जो ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो पाकिस्तान के सेंट्रीफ्यूजेस के बिल्कुल भी करीब नहीं है, बल्कि ईरान के बहुत नाकारा और पुराने किस्म के सेंट्रीफ्यूजेस हैं। और ईरान पे ये भी इल्ज़ाम आयद होता रहा है कि ईरान ने इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट को लेके बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो सेंट्रीफ्यूजेस का डिज़ाइन है और पार्ट्स हैं वो ईरान ने चोरी किए हैं, और उससे ईरान ने अपनी सेंट्रीफ्यूजेस का जो प्रोग्राम है उसको तेज़ किया है, और अब ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस बहुत एडवांस हैं। 2 जो प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में आया था, उस पर ईरान पे पाबंदी हो गई थी कि ईरान अपने नए यूरेनियम इनरिचमेंट डिज़ाइंस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जब 2018 में सदर ट्रंप ने JCPOA को ख़त्म कर दिया यूनिलैटरली, तो उसके बाद से ईरान के ऊपर पाबंदी ये हट गई कि ईरान जो है वो एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस को इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता। ईरान के जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है ख़ास तौर पे उसमें रशिया की बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है। इसके साथ साथ रशिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पे IAEA और सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे भी ईरान को सपोर्ट करता रहा है। बुनियादी तौर पे कोई भी मुल्क न्यूक्लियर वेपन हासिल करता है डिटरेंस के लिए। डिटरेंस का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में ये है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है और आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो आप मेरे से डरेंगे कि मैं आपको तबाह कर सकता हूँ, और मैं आपसे डरूंगा कि आप मुझे तबाह कर सकते हैं, और इस वजह से हम दोनों जो राइवल मुल्क हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जंग करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये समझने की है कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इनएडवर्टेंट एस्केलेशन। ना चाहते हुए भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसएप्रीहेंशन की वजह से मुल्क जो है वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। इसकी एक मिसाल ये है, जिस तरह अगर ईरान के ऊपर मिसाइल इजराइल लॉन्च करता है, तो ईरान के जो रेडार है वो मिसाइल को तो ज़रूर कैच करेगा और ये बताएगा कि इजराइल से मिसाइल आ रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं बताएगा कि वो मिसाइल न्यूक्लियर आर्म्ड है या वो ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव मटेरियल है, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि वेपन न्यूक्लियर नहीं है। तो जो मुल्क जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया गया है वो इन रिस्पॉन्स भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकता है। तो ऐसी
تو جو نیوکلیر ویپن اگر یوز ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کیونکہ آج تک ہم نے صرف 2 جگہ ہیں جہاں پہ نیوکلیر ویپن یوز دیکھا، ورلڈ وار 2 کے اینڈ میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں، ہم نے ملکوں کے آپس میں کبھی نیوکلیر وار نہیں دیکھی. تو وثوق سے پرڈکٹ کرنا کہ کیا ہوگا کہنا مشکل ہے. لیکن جو ریسرچ ہوتی رہی ہے پچھلے 60-70 سالوں میں، وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک تو نیوکلیر ویپن سے تباہی جو جس لیول کی ہوگی وہ تو ہوگی. ملک، شہر، ملینز کے حساب سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی. لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کی خوشیاں، لوگوں کی سیلیبریشنز تمام کی تمام جو ہیں وہ بدل جائیں گی. کینسرز پروڈیوس ہونا، جس میں اسٹل برتھس کا ہونا، جس میں بہت ساری اور بیماریوں کا ہونا، وہ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے، خاص طور پہ امریکن جو کولڈ وار کے پلانرز تھے، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور بہت فیمس ایک اسٹریٹجسٹ تھے ہرمن کان، ان کا ماننا یہ تھا کہ دا لیونگ ول انوی دا ڈیڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بچ جائیں گے نیوکلیر وار میں، وہ کہیں گے کہ کاش ہم مر جاتے، کیونکہ جو زندگی ہے نیوکلیر وار کے بعد وہ بہت زیادہ بھیانک ہے. اگر ہم اس کے ساتھ بات کریں کہ لمیٹڈ نیوکلیر وار ہو، بہت بڑے پیمانے پہ نہ ہو لیکن چھوٹی نیوکلیر جنگ ہو، تو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی. انڈیا پاکستان کے اوپر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریسرچ کی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اگر لمیٹڈ نیوکلیر وار ہو، 50 نیوکلیر ویپنس انڈیا لانچ کرے اور 50 پاکستان لانچ کرے، تو اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ میں تقریباً 2 بلین لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی. گلوبلی موسمیاتی اتنی تبدیلی آ جائے گی کہ کپاس، گندم، یہ تمام کی فصل جو ہیں وہ تباہ ہونا شروع ہو جائے گی چائنا میں اور دیگر ممالک میں، جس کی وجہ سے رہن سہن اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو 2 قسم کے ملک ہیں، ایک جو آج کے بعد سے یہ کچھ آج کل کے حالات میں سوچ رہے ہیں نیوکلیر ویپن بنانے کے بارے میں، اور کچھ ایسے ملک ہیں جو ناکام رہے نیوکلیر ویپن کے حصول کے اندر. اس میں سر فہرست لیبیا، عراق اور سیریا ہے. تینوں ملکوں نے نیوکلیر ویپن بنانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس میں ان کی ناکامی میں اسرائیل کا بھی بہت بڑا رول تھا. اسرائیل کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہم ریجن کے اندر کسی بھی اور ملک کو نیوکلیر ویپن بنانے نہیں دیں گے، اور اسرائیل نے ٹارگیٹ کیا عراقی فیسلٹی کو، ٹارگیٹ کیا سیرین فیسلٹی کو. اور اگر آپ پچھلی 2 دہائیوں میں دیکھیں کہ اسرائیل نے ایرانی نیوکلیر سائنٹسٹ کو اسیسنیٹ کیا، اسرائیل نے سائبر اٹیکس کیے ایرانی نیوکلیر فیسلٹی پہ، اور سیبوٹاج کی ایکٹیویٹیز کی، جس سے اسرائیل نے کوشش کی کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام سلو ہو سکے. لیکن اگر اس وقت کی بات کریں تو چند ملک ضروری ہیں سمجھنے کے لیے کہ فیوچر میں اگر نیوکلیر ویپن کوئی بنا سکتا ہے تو کون بنا سکتا ہے. یو اے کی بات کریں تو ایمریٹس جو ہے اس کا ایک سویلین نیوکلیر پروگرام کے اوپر انہوں نے شروع کیا ہے، جس میں وہ بجلی بنانے کے لیے انہوں نے نیوکلیر ریئیکٹرز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دی ہیں. لیکن وہ جو ریئیکٹرز ہیں، یو اے بھی NPT کا ممبر ہے ایز نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ. ان نیوکلیر ریئیکٹرز کے اوپر IAEA کے سیف گارڈز ہیں، تو یو اے کے لیے نیوکلیر ویپنز بنانا مشکل ہے. سعودی عربیہ بھی سویلین نیوکلیر پروگرام کے اوپر جا رہا ہے، لیکن ان کا ایمفیسس ہے کہ ہمارے ملک میں یورینیم موجود ہے جو کہ فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور سعودی عربیہ کا یہ ماننا ہے کہ ہم خود یورینیم کو جو ہے وہ انرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بین الاقوامی کمیونٹی کے اوپر فیول کا حاصل کرنا ان کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ کریں، اور ہم خود اپنا فیول جو ہے وہ بنائیں اور نیوکلیر ریئیکٹر کے اندر چلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈول یوز مسئلہ بھی آتا ہے. ڈول یوز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی ٹیکنالوجی جو سویلین پرپزز کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی کو مس یوز کر کے آپ نیوکلیر ویپنز کی طرف بھی جا سکتے ہیں. سعودی عربیہ کا بھی ایمریٹس کی طرح بہت ایک اچھا سعودی عربیہ کے پاس ایئر فورس ہے، F-15s ہیں، F-16s ہیں، جس کو فیوچر میں اگر سعودی عربیہ نیوکلیر ویپنز بنائے تو ڈیلیوری مینس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک جو بہت ضروری ہے وہ ٹرکی ہے. ٹرکی کی بھی پالیسی یہی رہی ہے کہ ہم بھی سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے. اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں ایمریٹس اور سعودی عربیہ کو، ٹرکی بہت ایڈوانس انڈسٹریل ملک ہے جس کی ایک بہت سالڈ سائنٹیفک بیس ہے. ٹرکی اگر چاہے تو ان کے لیے نیوکلیر ویپنز بنانا مشکل نہیں ہوگا، لیکن ٹرکی نے بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ٹرکی نیٹو کا ممبر رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹرکی کی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہے وہ نیٹو ممالک خاص طور پہ امریکہ نے انڈر ٹیک کی ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.